Hello students. Namaste. Welcome to our favorite channel HKP Physics Classes. Today we have a topic thermal properties of matter. इसमें हम एक बहुत ही सिलेक्टिव सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि स्टूडेंट्स जनरली नीट और जे मेंस के लिए छोड़ भी स्किप भी कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल होगा और इसको आप बिना स्किप किए हुए इस शॉर्ट वीडियो में थोरोली डिस्कस हम करेंगे और फटाफट इस पे कुछ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहले मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब किस किस तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट का ट्रांसफर हो सकता है। दैट इज थर्मल कंडक्शन, उसके बाद में कन्वेक्शन एंड देन रेडिएशन। अगर बात की जाए थर्मल कंडक्शन की तो यहाँ पर कोई डिस्कशन रहेगा। थर्मल कंडक्शन को लेकर आपको एक डायग्राम याद रखना है कुछ इस तरह से। ये डायग्राम आपको याद रखना है थर्मल कंडक्शन में, कि जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका थर्मल कंडक्शन का डायग्राम है, इस तरह से लगातार अगर आप किसी एक एंड पर हीट का फ्लो कर रहे हैं तो इस तरह से हीट करंट पास होती है, जिसको हम नाम दिया गया है थर्मल इक्विलिब्रियम। स्टेडी स्टेट में इस तरह से इक्वल हीट करंट फ्लो होती है थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो इस तरह से हीट का फ्लो होता है। ठीक है, जैसे जनरली थर्मल कंडक्शन किसमें आपको सॉलिड्स में देखने को मिलता है। इसके बाद में आप कन्वेक्शन जब देखेंगे तो कन्वेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, जब आप इस तरह से यहाँ पर एक वेसल है जिसके नीचे हमने बर्नर लगाया हुआ है, पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो नीचे वाली लेयर है गर्म होके हल्की होने की वजह से ऊपर चली जा रही है इस तरह से, और फिर ऊपर से जो इसके जस्ट नीचे लेयर इसके होके वो नीचे आ जा रही है इस तरह से। फिर अगली लेयर गर्म होकर फिर ऊपर चली जा रही है और उसके जस्ट नीचे वाली लेयर नीचे आ जा रही है इस तरह से, और इस तरह से लगातार ये प्रोसेस चलता जा रहा है। ठीक है, तो लेयर बाय लेयर इस तरह से जो आपका हीट का जो फ्लो होता है, हीट का जो ट्रांसफर होता है, दैट इज ड्यू टू कन्वेक्शन। और ये आपका फ्लूइड्स में होता है। अगर बोला जाए कि कन्वेक्शन किस में होता है, फ्लूइड्स मतलब आपका लिक्विड्स में एंड प्लस गैसेस में। ठीक है, तो लिक्विड्स में और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे आप देखा जाए मानसून, मानसून जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, मानसून का बनना वेंटिलेशन होता है रूम पर, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड विंड्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर इन द ह्यूमन बॉडी। ये सब मतलब जो भी आपके लाइफ डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं वो सब किसके थ्रू है, आपका थ्रू द कन्वेक्शन। ठीक है, तो एक आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन भी होता है। फोर्स्ड मतलब किसी हम ब्लोअर या पंप लगाकर, ठीक है, किसी पंप का यूज करके या हम ब्लोअर लगाकर एक बाहरी एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर एक हीट का इस तरह से पार्ट बना सकते हैं, जिससे जैसे आपका किसी बड़े चैम्बर में आपका हॉट जो 1 मिनट एयर कंडीशनिंग में हो गया, आपका सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में हो गया, और हीटिंग अ लिक्विड बाई अ ब्रिस्क स्टीयरिंग। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हम अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, इफ हीटेड मटेरियल इज फोर्स टू मूव बाय एंड एजेंसी लाइक पंप और ब्लोअर। ठीक है, मटेरियल को हम एक बाहरी एजेंट के द्वारा वहां पर एक मूवमेंट अगर क्रिएट कर दें, उसको एक फोर्स कर रहे हैं, दैट इज फोर्स्ड। ठीक है, पंप के द्वारा या किसी ब्लोअर के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट सा आपका थर्मल रेडिएशन देखेंगे। सन से अर्थ पर किस तरह से जिस मीडियम के थ्रू लाइट का ट्रेवल, हीट का ट्रांसफर होता है। इसके बाद में न्यूटन कूलिंग लॉ, किरचॉफ लॉ, स्टीफन्स लॉ और वीन्स लॉ, इस पर बेसिक हमारा फोकस रहेगा आज। और इस पे बेस्ड हम थ्योरेटिकल पार्ट को लेके हम इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पर तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लॉ से हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें तीन तरह के रॉड्स गिवन हैं। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर तीनों का जो लेंथ है और एरिया सेम है। ठीक है, तो एक रॉड ये हो गया आपका, और दूसरा रॉड ये हो गया, और तीसरा रॉड ये हो गया। ठीक है, कोई सा भी रॉड हम कोई सा भी ले सकते हैं अगर हमें डायग्राम गिवन है या नहीं। तो हमें यहाँ पर एल्युमिनियम, स्टील और कॉपर। ठीक है,
ये आपका एल्युमिनियम हो गया, ये आपका स्टील हो गया और ये आपका कॉपर हो गया। ठीक है, तो एल्युमिनियम के लिए जो सेपरेट एंड है वो कितना है, 12 डिग्री सी पर, 12 डिग्री सी पर है। इसके लिए 4 डिग्री सी पर है, किसके लिए, सेकंड वाला आपका कॉपर के लिए 4 डिग्री सी कॉपर के लिए है। और स्टील के लिए आपका ये है 50 डिग्री सी, 50 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है कि इस जंक्शन का आपको टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कुछ इस तरह से फॉर्मूला था हमारे पास, हीट करंट का Q/T, हीट करंट का KA डेल्टा T अपॉन में L। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हीट करंट, हीट करंट, जिसका सिंबल H रहता है या IT। ठीक, तो अगर देखा जाए कि हम कैसे भी ले सकते हैं, आता हुआ या जाता हुआ दे सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए ये इस जंक्शन पर हम किरचॉफ लॉ वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आती हुई, ये भी आती हुई और ये भी आती हुई। ठीक है, I ऑफ एयर प्लस I ऑफ स्टील प्लस I ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका किरचॉफ का करंट लॉ हम लगा सकते हैं इसके लिए। अब हमें एक्चुअली यहाँ पर क्या किसकी वैल्यू रखनी है, ये सारी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए हीट करंट की वैल्यू L अपॉन के, ठीक है, R। ठीक, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं वैल्यू। अब हमारे पास इसमें क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, इसमें और इसमें वेरिएशन है केवल। ठीक है, तो हमें केवल बस ये वैल्यू रखना है किसके लिए, के एल्युमिनियम और डेल्टा T प्लस के ऑफ स्टील डेल्टा T1 डेल्टा T2, इसका हमने थीटा टेम्परेचर मान लिया, प्लस के ऑफ Cu और डेल्टा T3 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, अब एल्युमिनियम का कितना है यहाँ पर, एल्युमिनियम का यहाँ पर 200 है, 200। अब यहाँ से हमने देखिए करंट जा रही है। ठीक है, करंट जा रही जा रही जा रही। ठीक है, ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर आ जाएगा, करंट जा रही है मतलब ज़्यादा से कम में जा रही है, 12 माइनस थीटा प्लस। स्टील का कितना है, स्टील का 50, स्टील का 50, यहाँ से भी करंट जा रही है, करंट जब यहाँ से जा रही है तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस का थीटा प्लस। तीसरा है Cu, सी का है 400, 400। ठीक है, यहाँ से भी करंट जा रही है। ठीक है, स्टील, स्टील का आपका ये वाला है 50, 50 और ये भी 50। ठीक है, इसका 400 है और इस यहाँ से 4 डिग्री सी है, तो 4 डिग्री सी माइनस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपको कैलकुलेशन करना है। आप यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीका मैं देख रहा हूँ नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर देखा जाए पूरे का पूरा पार्ट जो है 50 से डिवाइड हो रहा है क्या, 50 से हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। 50 8 टाइम्स चला जाता है और 50 ये 4 टाइम्स चला जाता है। ठीक है, 5 का कोई 0 से 0 कट गया, ये टर्म 4 का मल्टीप्लाई करो 12 से 48 माइनस का 4 थीटा प्लस 50 माइनस का थीटा प्लस यहाँ से 8 चौको 32, 32 माइनस का 8 थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 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 तीनों ऐड कर देंगे, 8 4 12 और 13 माइनस का 13, 13 दबे दो तो 13 थीटा इक्वल टू, अब इनको ऐड कर देंगे 32 और 48, 32 और 48 हो जाएगा आपका 4 3 7, 4 3 7 8 5 13। ठीक है, तो ये आपका 13, मतलब बनना भी चाहिए कि यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जो कट जाए। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ रही है आपकी 10 डिग्री सी आ रही है, मतलब तो जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सी होगा। 10 डिग्री सी का मतलब करंट एक्चुअल में हो कैसे रही होगी, 10 डिग्री सी का मतलब है कि किस पार्ट से किस पार्ट में। अब यहाँ से ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो हाँ 10 डिग्री सी से ये करंट तो आ रही होगी, ये 12 है, ये भी करंट आ रही होगी, जा कैसी रहेगी, ये ऐसी इसमें जा रही होगी ऐसे। ठीक है, यहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही और इधर पे जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये 10 डिग्री सी और 4 डिग्री सी करंट जा रही है, दो जगह से आ रही है एक जगह पे जा रही है, ऑटोमेटिकली आपका न्यूमेरिकली सही वैल्यू आ जाता है। तो वी आर गेटिंग द
टेम्परेचर एट द जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ एक ये आप प्यारा सा डायग्राम देख रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द होल प्रोसेस। ठीक है, क्या हो रहा है इस पूरे चैप्टर में, ये डायग्राम के थ्रू आप दे सकते हैं कि इस तरह से टोटल रेडिएशन होता है वो किस किस पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहाँ से छोटी छोटी डेफिनेशन में मिलती हैं। ठीक है, इमिसिव पावर क्या होता है, इमिसिविटी क्या होता है। ठीक है, ये आपका इमिसिव पावर के लिए है, इमिसिव पावर। इमिसिविटी के लिए आप लिख सकते हैं, इमिसिविटी क्या होती है, इमिसिविटी। ठीक है, ये कोई भी डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इमिसिविटी क्या होती है, मतलब एब्सोल्यूट इमिसिविटी। इमिसिविटी का मतलब है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इमिसिविटी। इस तरह से तो जो टोटल पूरा पूरा जो रेडिएशन है वो इस तरह से पार्ट बाय डिवाइड हो जाता है। इसका कुछ पार्ट तो आपका ब्रेक हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरह से क्यू आर, और कुछ पार्ट इसका एंटर हो जाता है अंदर की तरफ। तो जिसमें ये नीचे वाली सरफेस जो है इस पर क्या होता है, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है इस रेडिएशन का। ठीक है, कुछ एनर्जी रेडिएट हो जाती है, और बाकी में इसके बाद में जो बचा कुचा रेडिएशन है वो जाके ट्रांसमिट हो जाता है, आर पार निकल जाता है जैसे क्यू टी। तो टोटल जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी है वो किस पार्ट में ब्रेक हो रही है, क्यू ए प्लस क्यू आर, और क्यू टी वन से क्यू से डिवाइड करते हैं तो आर प्लस ए प्लस टी इक्वल टू वन। ठीक है, आर यहाँ पे क्या है, आर है यहाँ पर है रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। आर को नाम दिया गया यहाँ पर रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। ठीक है, टोटल का जितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया है। इसी तरह से ए का नाम दिया गया यहाँ पर एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट। और टी, टी को यहाँ नाम दिया गया है आपका फिर ट्रांसमिटिव, ट्रांसमिटिव कितना पार्ट यहाँ पर उसका ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस वन टोटल एनर्जी का इतना इतना तीन पार्ट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमने एमिसिव पावर को डिफाइन किया गया है। एमिसिव पावर क्या होती है, ठीक है, एमिसिव पावर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड बाय यूनिट सरफेस एरिया पर सेकंड। पावर है, पावर का मतलब होता है कि ये एनर्जी पर सेकंड वैल्यू होगी, इसलिए हमने जूल और पर सेकंड किया है। ठीक है, और डिवाइड में मीटर स्क्वायर। ठीक है, भाई पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वॉट, और वो वैल्यू कितनी है पर एरिया से, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसको नाम दिया गया है एमिसिव पावर। ठीक है, क्योंकि ये टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगी। इसके बाद में एब्सोल्यूट एमिसिविटी क्या होती है, रेडिएशन एनर्जी गिवन आउट बाय यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम करस्पॉन्डिंग टू यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एमिसिविटी। ठीक है, तो ये आपका एमिसिविटी की वैल्यू होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, और ये केल्विन यहाँ पर और आ जाएगा। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक, तो जो एमिसिविटी की रेंज है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो पूरा पूरा एमिसिव कर देता है। तो ई आर इक्वल टू वन, ये किसके लिए होता है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, फॉर क्योंकि पूरी पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देता है वापस ब्लैक बॉडी। और नहीं तो ये रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है, एमिसिविटी की वैल्यू 0 से 1 की थी। ठीक है, जैसे प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब इसके लॉस पर आएंगे क्योंकि आपका इसका मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगला टॉपिक आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। जो आइडियल ब्लैक बॉडी होती है कुछ इस तरह से दिखने की होती है, बॉडी सरफेस विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन एट लो टेम्परेचर। ठीक है, तो बोला जाए कि आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है, एक अपने आप में परफेक्ट एब्जॉर्बर है। ठीक है, एट ए लो टेम्परेचर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पर एक तरह से क्या होती है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। ठीक है, और एट हाई टेम्परेचर,
एट हाई टेम्परेचर इट वर्क्स एज अ परफेक्ट इमिटर। तो आइडियल ब्लैक बॉडी अपने आप में एक परफेक्ट इमिटर भी होती है और एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है। तो जो हमारे पास दो तरह की ब्लैक बॉडी है, फेरिस ब्लैक बॉडी को हम देखेंगे तो फेरिस ब्लैक बॉडी इस तरह से अपने अंदर आने वाले रेडिएशन को लगातार इसी के अंदर इंसिडेंट होता रहता है, ये वापस कभी आके लौट नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या हुआ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ, किसी की वेवलेंथ का हो, वो क्या कर लेता है, लो टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब कर लेता है हर तरह के रेडिएशंस को एंड इमिट्स आउट ऑल एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, और हाई टेम्परेचर पर जितने भी एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है उसको इमिट आउट कर देता है। इट्स एज्यूम्ड टू बी आइडियल ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो आइडियल ब्लैक बॉडी मतलब जो कि अपने आप में एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी हो और एक परफेक्ट इमिटर भी हो। ठीक है, तो एक ब्लैक बॉडी के लिए ए लैम्डा इक्वल टू 1 वैल्यू होती है क्योंकि ये परफेक्ट एब्जॉर्बर भी है। ठीक है, और आर इक्वल टू 0, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ना टी इक्वल टू 0, ना कुछ ट्रांसमिट हो रहा है, एंड दैट इज ई आर। यहाँ पर ई आर की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ये दो पैरामीटर होते हैं, एक हमारा एब्जॉर्प्टिव जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू और हमारा जो इमिसिविटी है। ठीक है, रिलेटिव इमिसिविटी वैल्यू है रिलेटिव इमिसिविटी। ठीक है, तो एक तरह से याद रखना है कि एक परफेक्ट एमिटर भी होगा, परफेक्ट ऑब्जर्वर भी होगा। ठीक है, तो द नेचर ऑफ इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, कितना उसका टेम्परेचर है उस पर इसका डिपेंडेंसी है, किसकी, इमिटेड रेडिएशन की वैल्यू। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उसका इमिटेड रेडिएशन होगा। द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड आर आइदर फुल और वाइट रेडिएशन। ठीक है, या तो इनको हम फुल और वाइट रेडिएशन कहा जाता है, फुल और वाइट रेडिएशंस इनको बोला जाता है, जिनको इनसे जो इमिट होने वाले रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड आइदर फुल और इमिटेड रेडिएशंस। ठीक है, तो इतना सा आपको ये ब्लैक बॉडी वाला पार्ट है। ठीक है, एंड आइडियल ब्लैक बॉडी नीड नॉट टू बी ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक बॉडी मतलब ऐसा नहीं कि काली बॉडी होती है। ठीक है, काली भैंस नहीं माना है इसको। ठीक है, तो जैसे सन बोला जाए, सन अपने आप में क्या है, एक आइडियल ब्लैक बॉडी है। क्या ये काला होता है? नहीं। ठीक है, लेकिन ये एक लो टेम्परेचर पर परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है और एट हाई टेम्परेचर परफेक्ट इमिटर होता है। ठीक है, अपने ऊपर पड़ने वाले हर सारे एब्जॉर्ब रेडिएशन को ये इमिट कर देता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी मतलब काली बॉडी नहीं समझना है। ठीक है, ऐसी बॉडी जो कि इसमें ये प्रॉपर्टी हमारे पास कंसिस्ट करें। ठीक है, कंसिस्ट करें अपने आप में। नेक्स्ट हम इस लॉ को पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम इसको यूज करते हुए जो न्यूटन का कूलिंग लॉ है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है स्टीफन्स का बोल्ट्जमैन लॉ। इस लॉ को सबसे पहले स्टीफन्स ने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में बोल्ट्जमैन ने बाय प्रैक्टिकल इसको वैल्यू को निकाला था, इसलिए इसमें दोनों का नाम आता है, स्टीफन्स का भी और बोल्ट्जमैन का भी। द टोटल हीट एनर्जी इमिटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक आर इक्वल टू 1 हमने पढ़ा था और ए इक्वल टू ए लैम्डा इक्वल टू 1। ठीक है, ये दो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी अपने आप में क्या होती है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर भी होती है और एक परफेक्ट इमिटर भी होती है। ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टी होती है इसमें। अब इसमें कहा है कि द टोटल हीट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट मतलब हमने इसको केल्विन में लिया हुआ है, ये टेम्परेचर आपको किसमें होगा, केल्विन में होगा। ठीक है, तभी इसका नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, अब यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, ये स्टेटमेंट का आपका लॉ है। ठीक है, E प्रोपोर्शनल T की पावर 4 इस तरह से। फिर इसके बाद में हमने प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को जब हटाया तो इस कांस्टेंट का ये अपने आप में यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये अपने आप में एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, 5 6 7 8 5 6 7 8 इस तरह से याद रखना है, 5.67 10 की पावर -8। अब इसकी यूनिट कैसे बनाना है, तो ये वैल्यू जूल, एनर्जी जूल में होगी। अब ये एनर्जी कैसी है, पर सेकंड है, इसलिए सेकंड इनवर्स आ गया। और ये वैल्यू कैसी है, पर यूनिट मीटर है, तो इसलिए पर मीटर स्क्वायर आ गया। और इसका टी से डिवाइड किया तो केल्विन की पावर -4। इस तरह से आपको इसकी यूनिट मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने रेट ऑफ एनर्जी लिया होगा इस तरह से, ये यहाँ पर सरफेस एरिया है। ठीक है, हमने इसका ए अगर सरफेस एरिया ले लिया तो इस तरह से हमें फॉर्मूला मिल जाता है, ये अमाउंट ऑफ रेडिएटिंग हीट इमिटेड का। ठीक है, अब यहाँ पर इफ अ ब्लैक बॉडी इज इन एनक्लोजर ऑफ टेम्परेचर T0। ठीक है, इस ब्लैक बॉडी को हमने एक T0 एनक्लोजर में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से then rate at which black body absorb radiation from the enclosure is T की पावर 4 net loss of the energy। ठीक है, तो
कितना इसमें एनर्जी का लॉस होगा, दैट इज नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी, नेट लॉस, नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय ब्लैक बॉडी। ठीक है, इस ब्लैक बॉडी को जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है तो इतनी कुछ एनर्जी खा जाएगा। ठीक है, जो इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ठीक है, तो इंक्लूड इक्वल टू टी और टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4। ठीक है, इस तरह से। अब इफ इट इज नॉट अ ब्लैक बॉडी, अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं है और इसकी कुछ इमिसिविटी है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको मिलता है E इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा ई टी की पावर 4, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर इमिसिविटी है, यहाँ पर इमिसिविटी है। अब फिर यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल बॉडी की बात करें, इमिसिविटी ऑफ सब्सटेंस, और E इक्वल टू सिग्मा ई टी की पावर 4 माइनस का टी नॉट की पावर 4। जब हम उसको किसी इनक्लोजर में रखेंगे, किसी एनवेलप पे रखेंगे, तो यहाँ पर टी नॉट वाला फैक्टर आएगा। टी नॉट वाला फैक्टर किसके लिए, सराउंडिंग के लिए। ठीक है, इसको हमने सराउंडिंग में रखा हुआ है। तो ये आपका बेसिक से आपका बेसिक अप्रोच है आपका किसके लिए, स्टीफन्स का बोल्ट्जमैन लॉ के लिए। ठीक है, अब उसको हम डिडक्शन करेंगे न्यूटन्स लॉ में। ठीक है, न्यूटन्स का जो लॉ है इसकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे, देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो सिंपल से यहाँ पर हम डिडक्शन करेंगे न्यूटन्स कूलिंग लॉ का। ए यहाँ पर बॉडी का सरफेस एरिया है। ठीक है, ये हमने सपोज किया है यहाँ पे ये जो बॉडी है इसका सरफेस एरिया ए है। ठीक है, और इस बॉडी को हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पर रखा हुआ था और इट इज इंक्लोजर एट लोअर टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है, इसको हमने इंक्लोजर रखा हुआ है किसको, टी नॉट पर, इसको टी पर। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला देखा था, नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी ड्यू टू रेडिएशन जितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करके हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह कर सकते हैं, सिग्मा ई की पावर 4, तो ये बन जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी माइनस का टी नॉट और टी प्लस टी नॉट, इसके बाद में टी का स्क्वायर प्लस टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करना है, टी माइनस टी नॉट को हमने इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यही एक ऐसा अप्रोक्सीमेशन पॉइंट होता है जिस पर हमारे पास न्यूटन्स कूलिंग लॉ वैलिड होता है। सराउंडिंग और इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ही छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा, टी कैन बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द टी नॉट। ठीक है, तो टी वैल्यू अपने आप में बहुत छोटी है। ठीक है, तो टी माइनस टी नॉट को ये अपने आप में टी ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, टी प्लस टी नॉट को हम टी ही ले लेंगे, तो इस तरह से आपका ये वाली जो वैल्यू है वो सेम ही हो जाएगी, ये दोनों के बहुत पास हैं। ठीक है, तो हमारे पास H इक्वल टू इमिसिविटी E A और A टी माइनस का टी नॉट और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे टी नॉट बना के, तो टी नॉट का क्यूब, टी नॉट का क्यूब, फिर से टी नॉट का क्यूब। ठीक है, टी नॉट का क्यूब प्लस टी नॉट का क्यूब और प्लस टी नॉट का क्यूब, टी नॉट का क्यूब, सारे टी नॉट क्यूब बन जाएंगे, टी नॉट का क्यूब और ये भी टी नॉट का क्यूब। ठीक है, सब टी नॉट क्यूब बन गए, क्यों, क्योंकि वो आपस में बराबर है। कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ई ए टी माइनस का टी नॉट और यहाँ पर ये बन गया टी नॉट का क्यूब। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सी है, सी यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सी यहाँ पर क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और एम इसका मास है। ठीक है, एम क्या है, इसका मास है। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो आपने पढ़ा था माइनस का डी अपॉन डी टी की वैल्यू आपने पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ से आती है क्यू इक्वल टू एम सी डी से, तो ये आपको एच अपॉन एम सी इस तरह से वैल्यू आती है। एच की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, एच की वैल्यू रख देंगे ये पूरी उठा के 4 ई सिग्मा ए। ठीक है, टी माइनस का टी नॉट और टी नॉट की पावर 3 एंड डिवाइड में एम सी किसी नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये पूरा पूरा कांस्टेंट बन गया, तो देखा जाए तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये जो रेट की वैल्यू आ गई है डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी क्या बोलेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसको रेट ऑफ कूलिंग नहीं बोला, इसको रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ही बोला जाता है। दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू माइनस का पूरा क्या हो गया के अपॉन एम सी। ठीक है, के अपॉन एम सी तो हमारा वैल्यू था, तो के ए और टी माइनस का टी नॉट। ठीक है, एक्चुअली में जो आपका न्यूटन्स का कूलिंग लॉ यही कहता है कि आपकी जो डी टी अपॉन
रेट ऑफ कूलिंग है या रेट ऑफ वाटर टाइम प्रोपोर्शनल टू होता है टी माइनस के टी। ठीक है, तो लिया हमने क्या था, लिया हमने था आपका क्या, स्टीफन लॉ। स्टीफन लॉ की हेल्प से हमने क्या कर दिया, न्यूटन का कूलिंग लॉ है उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये मिलते जुलते लॉ है, इनको हमें अच्छे से अंडरस्टूड करके चलना है। इस पे क्वेश्चन भी बहुत इजी तरीके से आते हैं। केवल जो स्टीफन लॉ में ये समझना है कि जो ई होता है, ई होता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट सेकंड एंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, टोटल हीट एनर्जी एमिटेड बाय अ परफेक्ट बॉडी। ठीक है, टोटल हीट एनर्जी रेडिएटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इस वैल्यू होती है, ये होती है पर सेकंड होती है, पर सेकंड होती है, और पर क्या होती है, यूनिट एरिया होती है। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लगातार नीट और जेईई मेंस में आते रहते हैं। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, केवल हमें यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आप समझ जाएंगे। द लुमिनिसिटी ऑफ रियल स्टार इन ओरियन कॉन्स्टेलेशन इज 17,000 दैट ऑफ सन। ठीक है, कोई ऐसा मतलब अलग स्टार में दिया हुआ है जिसका मतलब है E2 की वैल्यू है। ठीक है, इमिसिटिविटी एनर्जी है जो E2 इक्वल टू 17,000 टाइम्स ऑफ E1। ठीक है, इस तरह से सरफेस एरिया ऑफ सन का हमें दिया हुआ है और उसका स्टार का निकालना है। ठीक है, जो मैं स्टार बना हुआ था उस स्टार का हमें सरफेस टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, E1 अपॉन E2 इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा कट जाएगा, सिग्मा तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ठीक है, T1 अपॉन T2 की पावर 4। ठीक है, वैल्यू रखना है E1 जो है। ठीक है, E1 की वैल्यू हमें सन के लिए ले सकते हैं, E2 हमें दिया हुआ है, E2 की वैल्यू E2 अपॉन E1 1 अपॉन में 17,000 इक्वल टू, ठीक है, और T1 हमें दिया हुआ है 60,000 डिवाइड बाई T2 इसकी पावर 4। ठीक है, अब 17,000 तो हम पता नहीं है, हम क्या करेंगे, T2 इक्वल टू क्या करना है, इसका फोर्थ रूट लेना है और मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 17,000 की पावर 1 अपॉन 4 और इनटू में हमें 6,000, मतलब अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए तो वैल्यू 6,000 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। ठीक है, काफ़ी बड़ी आएगी। अब देखा जाए 10,000, अगर ये 10,000 होता तो लगभग इसकी पावर 1 अपॉन होती है, लगभग वैल्यू 10 है, इसमें 0 पड़ जाता है, तो 60 अब वैल्यू आनी है। तो बाय अप्रोक्सीमेशन दे सकते हैं कि आंसर हमारा जो है 60 के से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो बाई ऑप्शन हम जा सकते हैं कि हमारे पास में कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इससे आपको 11.42 और डिवाइड बाई 6,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 68,000 अबाउट वैल्यू है, 68,521 इतना वैल्यू। तो वो जो हमने एक स्टार लिया हुआ है उसका हमें इतना ज़्यादा हमें क्या दिया, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट करके आ रही है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो सेकंड दौर थे बीन्स लॉ हम समझते हुए वीडियो अपना एंड करते हैं। तो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में अगर देखा जाए तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, द वेवलेंथ m corresponding to which the energy emitted by the black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature। ठीक है, क्या होता है कि जब किसी हम ब्लैक बॉडी को एक हाई टेम्परेचर पर गर्म करके छोड़ते हैं तो उसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ इमिट होती हैं। ठीक है, तो जब मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम जो वेवलेंथ उससे निकलेगी वो उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो हमें देखा जाए ई लैम्डा और लैम्डा ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, ई लैम्डा और हमें जो लैम्डा ग्राफ है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर जो है लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कम है। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर पर। इसके बाद जो अगली हमें इस तरह से हम पी के बनाते हैं वो कुछ इस तरह से मिलेगी। ठीक है, और जो अगली ऐसे मिलेगी और ऐसे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हम अलग अलग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है आपका यहाँ पर है, और जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर लैम्डा की वैल्यू सबसे कम है। यहाँ पर लैम्डा 2 है, फिर लैम्डा 3 है, फिर लैम्डा 4 है। ठीक है, तो T1 सबसे बड़ा है, T2 सबसे छोटा, T3 और T4। ठीक है, और इसी तरह से इनकी जो लैम्डा की रेशियो है, इस वाले मान की लैम्डा सबसे कम है, लैम्डा m सबसे कम 1 के लिए, लैम्डा 2, फिर लैम्डा 3, फिर लैम्डा 4। ठीक है, यहाँ पर पहला लैम्डा, दूसरा लैम्डा, तीसरा लैम्डा, चौथा लैम्डा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इस तरह से हमें मिलता है। लैम्डा में यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर मैक्सिमम इमिटेड जो आपकी वेवलेंथ है इसकी। ठीक है, और बी यहाँ पर क्या है, बी यहाँ पर बीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ है 2.9 10⁻³
और ये वैल्यू मीटर में है, ये केल्विन। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं रेशियो पर कि लैम्डा इंटू एम का रेशियो जो है प्रोपोर्शन मतलब बी के प्रोपोर्शन होता है। ठीक, इसका आपका न्यूटन्स का कूलिंग लॉ हो गया है, उसको हम देख लेंगे एक बार में। न्यूटन्स का कूलिंग लॉ, ठीक है, न्यूटन्स का कूलिंग लॉ कुछ नहीं कहता, वो क्या होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ कूलिंग बताता है। ठीक है, यहीं पर इंसाइड दे देते हैं न्यूटन्स का कूलिंग लॉ। तो न्यूटन्स का कूलिंग लॉ में आपको पता है, द रेट ऑफ द कूलिंग is of a body is directly proportional to the temperature difference of the body and the surrounding, provided temperature difference is very small। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इन डी क्यू अपॉन डी टी की बात करेंगे। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी की बात करेंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस का टी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, इस तरह से इसको माइनस साइन हटाते हैं तो डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी किसी के टाइम्स के बराबर, प्रोपोर्शनल टू दैट के टाइम्स ऑफ टी माइनस का टी नॉट। ठीक है, के माइनस और टी वन, के यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एरिया और नीचे वाले सरफेस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है डी क्यू इक्वल टू एम सी एम एस और डेल्टा टी। ठीक है, वैल्यू तो यहाँ पर हमारे डी टी डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। एम यहाँ पर मास है और सी यहाँ पे स्पेस हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की वैल्यू जो है कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कितना डी टी टाइम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगी क्या, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी डी क्यू अपॉन डी टी की जो वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से मिल जाती है एम एस डी टी अपॉन डी टी, टेम्परेचर में कितना फॉल हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर में कितना फॉल हो रहा है वो भी यहीं से मिल जाता है आपको, तो इस वैल्यू को उठा के आप इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो आपको एम एस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू मिल जाता है कि टाइम्स ऑफ टी माइनस का टी नॉट। इसको हम इसके प्रोपोर्शन कर देंगे, माइनस साइन चल रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिकली हमें टाइम और टेम्परेचर का फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है, ये भी टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको देखा जाए डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू सॉल्व करके आती है, डी टी अपॉन डी टी की जो वैल्यू आपकी निकल के आती है इस तरह से समथिंग के टाइम्स, पूरा फुटेड के है माइनस का के और टी माइनस का टी नॉट। ठीक है, इसमें हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल के है, कैपिटल के है स्मॉल के अपॉन एम एस के बराबर हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम टर्म्स को अरेंज करेंगे, माइनस टाइम्स के कूलिंग को दिखा रहा है कि टेम्परेचर फॉल हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, टेम्परेचर है जो बॉडी का वो डिक्रीज कर रहा है। इसको नीचे लेके आएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको लॉग के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन होता है लॉग टी माइनस का टी नॉट इक्वल टू मतलब माइनस का के टी और प्लस का सी। ठीक है, ये वैल्यू मिलती है, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको ग्राफ वैल्यू आती है ये। ठीक है, यहाँ पर लॉग और टाइम टी का ग्राफ, टाइम टी और लॉग के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह से डॉट्स में मिलता है। ठीक है, अब इस लॉग को हम जब एंटी लॉग लेंगे तो आपको जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज टी इक्वल टू टी नॉट प्लस का सी टाइम ऑफ ई की पावर माइनस का के टी। कैपिटल टी यहाँ पर टेम्परेचर है और स्मॉल टी यहाँ पर टाइम है, इतना याद रखना है उसमें। ठीक है, खिचड़ी नहीं पकाना है। तो इनके बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू मिल जाती है, किसके लिए, टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम के ग्राफ के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में और यहाँ आपको टी मिनट में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो आपको जो फॉल होता है बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, किसी बॉडी को आप इस सराउंडिंग में रखेंगे, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो क्या होता है कि जब उस बॉडी को सराउंडिंग कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो स्टार्टिंग में तो कूलिंग फास्ट होती है लेकिन बाद में जाकर धीमे धीमे चली जाती है। ठीक है, इसको जब हम क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले को जब क्वेश्चंस के लिए रखेंगे तो यहाँ पर जो आपको देख लेता हूँ फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, एम एस टी वन माइनस का टी टू डिवाइड में डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर हो गया ये। ठीक है, ये वैल्यू इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी वन प्लस टी टू बाई टू और माइनस का टी वन। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे और क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इतने टाइम में यहाँ से यहाँ टेम्परेचर गया, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर गया और यहाँ पर दोनों का एवरेज है दोनों टेम्परेचर का, और टी नॉट यहाँ पर ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास लॉस होते हैं। तो इस पर हम क्वेश्चन से ऑलरेडी कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे। तो शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।